हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग पिछले क्लास में जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया उसी के बेसिस पे बेस्ड एक क्वेश्चन से शुरू करें। क्या है वो क्वेश्चन, वो हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन मैंने पहले से ही लिख दिया हूँ, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अ पॉइंट चार्ज Q and mass M is placed in equilibrium under the influence of mg and electrostatic repulsion due to uniformly charged ring having total charge Q and radius R placed on horizontal surface। ठीक, discuss the nature of equilibrium। इस पे बाद में आते हैं। क्या दिया है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ठीक, उस पे टोटल चार्ज जो है वो Q है, ठीक, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है ना। इसके एक्सिस पे सेंटर से y डिस्टेंस की दूरी पे एक चार्ज रखा हुआ है जिसका मास है m और उस पे चार्ज जो है वो है Q, और ये जो है अंडर इक्विलिब्रियम है, मतलब इस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है, 0। तो अगर हम इस चार्ज पे इस पोजीशन पे लगने वाला फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। एक नीचे लग रहा होगा mg, ठीक, और एक ऊपर लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन Fe। Fe कैसे निकालेंगे तो बात समझना। Fe जो है वो फोर्स है जो इस चार्ज Q पे ये रिंग लगा रहा है। Fe वो फोर्स है जो इस चार्ज Q पे ये रिंग लगा रहा है। क्लियर? अब ध्यान दो, हम इस फोर्स को कैसे निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इस रिंग के चलते इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जानता हूं। लेट अस सपोज कि इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ कितना है, E। तो अगर इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ E है तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक कितने के बराबर होगा, Q into E। इस चार्ज इस पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है इस रिंग के चलते, तो यहाँ पे रहने वाले Q चार्ज पे यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, Q into E। अब E कितने के बराबर होगा, तो E हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। क्या, K कैपिटल Q Y अपॉन रूट नहीं R स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर टू द पावर 3। दिस इज योर E। तो फोर्स कितना हो जाएगा, Q into E। कोई दिक्कत? नीचे कितना लग रहा है, mg, और ये सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम पे, Fe बराबर mg। नाउ द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन बताना है कि व्हाट इज द, देखो लिखा हुआ है डिस्कस द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर द चार्ज पार्टिकल। इस चार्ज पार्टिकल का ना इक्विलिब्रियम का नेचर पता करना है। कंडीशन दिया हुआ है जब ये डिस्टेंस y r/√2 से बड़ा होगा, या दूसरा कंडीशन जब ये डिस्टेंस y r/√2 से छोटा। सबसे पहले इक्विलिब्रियम का नेचर का मतलब क्या है। इक्विलिब्रियम का नेचर का मतलब है या तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक। दूसरा चीज कि इस कंडीशन में दे रखा है कि y शुड बी, या तो y r/√2 से बड़ा है, पहला केस। दूसरा केस या तो y r/√2 से छोटा है। तो दोनों ही केसेस में देखना है कि अगर y r/√2 से बड़ा होगा ये पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, और जब y लेस देन r/√2 होगा तब ये पोजीशन स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। तो उसमें सबसे पहले हम लोग r/√2 का सिग्निफिकेंस समझते हैं कि भाई ये r/√2 का सिग्निफिकेंस क्या है। तो लास्ट क्लास में डिस्कस करते हुए मैंने बताया था कि अगर ये रिंग है, ठीक है, इस पे चार्ज जो भी है, इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अलोंग द एक्सिस होता है, ठीक है ना। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्टिव टुवर्ड्स द सेंटर। और मैंने ये भी बताया था कि पोजीशन r/√2 पे, एक्सिस पे सेंटर से r/√2 की दूरी पे फील्ड जो होता है वो मैक्सिमम होता है। r/√2 पोजीशन पे फील्ड जो होता है वो मैक्सिमम होता है। मतलब ये कि अगर हम इस पोजीशन से 0,r/√2 पोजीशन से अगर ऊपर जाएंगे तो फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। और अगर हम इस पोजीशन से नीचे भी जाएंगे तो फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा, फील्ड का मैग्नीट्यूड घटेगा। मतलब दोनों ही केसेस में, कौन से दोनों केसेस में,
फील्ड से ऊपर जाओ या फील्ड से नीचे जाओ, फील्ड का मैग्नीट्यूड r/√2 पोजीशन में से ऊपर जाओ या नीचे जाओ, फील्ड क्या करेगा, घटेगा। या जनरली तुम बोल सकते हो कि अगर तुम पोजीशन r/√2 से है तो अगर तुम r/√2 पोजीशन से अवे मूव करोगे ना, हमेशा फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या करेगा, घटेगा। चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, अगर तुम इस पोजीशन से अवे जा रहे हो तो तुम्हारा फील्ड का मैग्नीट्यूड घटेगा। अब पहला कंडीशन ये दे रखा है कि ये जो पार्टिकल है ना उसके लिए y जो है वो r/√2 से बड़ा है। पहला कंडीशन क्या दे रखा है कि ये जो पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ठीक है, उसके लिए ये जो y है, y इसका डिस्टेंस है, इस पार्टिकल का डिस्टेंस है सेंटर से, ठीक है, y इस पार्टिकल का डिस्टेंस है सेंटर से, ठीक, तो y जो है वो r/√2 से बड़ा है। तब हमको पता करना है कि इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसा होगा, स्टेबल होगा या अनस्टेबल। तो सबसे पहले स्टेबल और अनस्टेबल हम लोग चेक कैसे करते हैं, तो मैंने तुमको बताया था कि अगर कोई भी पार्टिकल अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे और देखना है कि उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टेबल है या अनस्टेबल है, उसके लिए क्या करना होगा, उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमको दोनों तरफ उसको डिस्टर्ब करके देखना, एक बार ऊपर ले जाएंगे और एक बार नीचे ले जाएंगे, ठीक। उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब तुम डिस्टर्ब करोगे उस पे नेट फोर्स लगने लगेगा, मतलब वो अनस्टेबल कंडीशन है, मतलब उस पे अब कुछ ना कुछ नेट फोर्स लगने लगेगा, ठीक है ना। तो अब तुमको चेक करना है कि वो जो नेट फोर्स है वो रिस्टोरिंग नेचर का है या नॉन रिस्टोरिंग नेचर का, अनरिस्टोरिंग नेचर का है। क्या मतलब है इसका, अगर रिस्टोरिंग होगा तो तुम जब भी उसको डिस्टर्ब करोगे उस फोर्स का टेंडेंसी तुमको कहाँ ले जाने का होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, समझ गए इस चीज को। और अगर रिस्टोरिंग नहीं हुआ तो उस फोर्स का टेंडेंसी तुमको कहाँ ले जाने का होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन से अवे। तो सबसे पहले मान लो ये है पोजीशन r/√2 और इससे ऊपर कहीं यहाँ पे पार्टिकल है, इससे ऊपर कहीं यहाँ पे पार्टिकल है और ये है डिस्टेंस y। पहला कंडीशन y इज ग्रेटर देन r/√2। इस पोजीशन नीचे क्या लग रहा है भाई, mg, ऊपर क्या लग रहा है भाई, mg। अब हम इसको इस पोजीशन से क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। तो इस पोजीशन से डिस्प्लेस करने के लिए हम दोनों तरफ डिस्प्लेस करते हैं। हम ऊपर डिस्प्लेस किए, ठीक, तो ऊपर हम जैसे ही इस पार्टिकल को ले जाएंगे तो mg में तो कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि mg तो अर्थ के चलते रखता है और अर्थ के चलते तो नियर रीजन में ग्रेविटी क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो हम इसको अगर इस पोजीशन से इस पोजीशन में है तो ये पॉइंट इस पॉइंट के कंपैरेटिवली r/√2 से ज्यादा दूर है। मतलब हम अगर इधर से इधर गए तो r/√2 से अवे मूव किए, तो r/√2 से अवे जब मूव किए तो फील्ड का मैग्नीट्यूड इस पोजीशन पे घटा या बढ़ा, तो फील्ड का मैग्नीट्यूड इस पोजीशन पे घटा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE भी क्या किया होगा, घटा होगा। मतलब इस पोजीशन पे mg जो है वो QE से बड़ा, ठीक। और अगर mg QE से बड़ा हो गया तो इस पार्टिकल पे नेट फोर्स कहाँ होगा, नीचे, नेट फोर्स कहाँ होगा, नीचे। तो इसका टेंडेंसी कहाँ आने का है, नीचे। नीचे मतलब क्या, अपने पुराने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, मतलब इस फोर्स का नेचर कैसा है, रिस्टोर। चलो इधर इसको अब नीचे डिस्टर्ब करो, नीचे लेके यहाँ लाए ना। तो जब इसको तुम इस पोजीशन से इस पोजीशन ले जाए तो इसका दूरी r/√2 से घटा या बढ़ा, घटा, मतलब तुम r/√2 को अप्रोच किए तो फील्ड का मैग्नीट्यूड इस पोजीशन पे बढ़ा या घटा, तो फील्ड का मैग्नीट्यूड इस पोजीशन पे बढ़ा, मतलब कि QE भी इस पोजीशन पे क्या करेगा, बढ़ेगा। QE कहाँ लगता है, ऊपर, mg कहाँ लगता है, नीचे। mg में तो कोई चेंज नहीं आया, तो इस पोजीशन पे QE जो होगा वो mg से बड़ा होगा, मतलब तुम पे जो नेट फोर्स होगा वो कहाँ होगा, नेट फोर्स कहाँ होगा, ऊपर, मतलब ये पार्टिकल कहाँ जाएगा, ऊपर। बात समझ में आया। तो इस पोजीशन पे भी ये जो फोर्स लग रहा है नेट, इसको कहाँ ले जाना चाह रहा है, इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले जाना चाह रहा है तो ये भी फोर्स कैसा है, रिस्टोरिंग। मतलब तुम इस पार्टिकल को अगर ऊपर और नीचे डिस्टर्ब कर रहे हो तो इस पे नेचर ऑफ फोर्स कैसा लग रहा है, रिस्टोरिंग। मतलब ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो कैसा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट अगर तुम पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, ऑसिलेट करता है। नॉट नेसेसरी SHM कब करेगा,
जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई होगा, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स आएगा ना वो QE में आएगा, तो y अपॉन आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर टू द पावर 3/2 होगा। समझ में आया बात? तो इसका मतलब ये पार्टिकल का मोशन SHM नहीं होगा, ये पार्टिकल का मोशन इस केस में SHM नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ऑसिलेशन डेफिनेटली, क्योंकि फोर्स का नेचर कैसा है, रिस्टोरिंग। इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसा है, स्टेबल। तुम अगर उस लाइन पे डिस्टर्ब करोगे ये डेफिनेटली क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो इस केस के लिए y ग्रेटर देन r/√2 के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब चेक करते हैं y लेस देन √2 के लिए, r/√2 के लिए, ठीक है। तो मान लो ये पोजीशन है r/√2, लेट अस सपोज कि पार्टिकल यहाँ पे है और ये डिस्टेंस y के बराबर है, मतलब y इज लेस देन r/√2। अब इस पोजीशन पे नीचे है mg, ऊपर है QE बराबर mg, ठीक। अब क्या किए, इसका भी नेचर चेक करने के लिए यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। तो हम क्या किए, इसको ऊपर ले गए, यहाँ से यहाँ। तो बताओ, इसको हम यहाँ से यहाँ ले गए तो ये पोजीशन r/√2 को अप्रोच किया कि उसके आगे गया, r/√2 को अप्रोच किया, मतलब कि इस पोजीशन पे फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ा होगा या घटा होगा, तो डेफिनेटली फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या किया होगा, बढ़ा होगा। और तो इसका मतलब इस पोजीशन पे QE जो होगा वो mg से बड़ा होगा, और QE जब mg से बड़ा हो गया तो नेट फोर्स कहाँ आ जाएगा, ऊपर। नेट फोर्स अगर ऊपर आ गया तो मतलब फोर्स का नेचर रिस्टोरिंग नहीं होगा, और फोर्स का नेचर अगर रिस्टोरिंग नहीं होगा तो एक ऐसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल। तो क्वेश्चन मेरा ये सिंपल था कि ये जो पार्टिकल है वो यहाँ सेंटर से y हाइट ऊपर है और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो अगर y r/√2 से बड़ा है तो बताना है कि इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसा होगा, और अगर y r/√2 से छोटा है तो बताना था कि इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसा होगा। तो अगर y r/√2 से बड़ा होगा तो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टेबल हो जाएगा, और अगर y r/√2 से छोटा होगा तो इसका पोजीशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। समझ गए बात को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रॉड, ठीक है, या फिर इसको हम लोग लाइन चार्ज भी बोल रहे हैं। थिन है तो एक लाइन के जैसा है हमारे लिए और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम उसको लाइन चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि इस लाइन चार्ज का लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्डा, दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ। मतलब अगर तुमको ये क्वेश्चन दे देता कि इस पे जो टोटल चार्ज है वो Q है और इसका अगर टोटल लेंथ L है तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, Q/L। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, Q/L। तो ये ना देखे सीधे बोल दिया कि इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा। और हमको इस पोजीशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r की दूरी पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसके चलते, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते। और क्या दे रखा है कि इस रॉड का ये वाला अपर एंड यहाँ पे θ2 एंगल बना रहा है और लोअर एंड यहाँ पे θ1 एंगल बना रहा है। किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। और ये दूरी कितना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये कितने के बराबर है। तो कूलम्ब्स लॉ के माध्यम से जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जाने उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के चलते हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड सीखे। लेकिन पिछला क्वेश्चन जो था, पिछला कॉन्सेप्ट जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग था। तो रिंग में मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट कट किया। एलिमेंट कैसा है, पॉइंट चार्ज है। उस चार्ज को फिर मैंने पूरे के पूरे रिंग के लिए इंटीग्रेट कर दिया, ठीक। सिमिलर कॉन्सेप्ट हमको इसके लिए भी लगाना है।
हम इस पे भी एक एलिमेंट छोटा सा लेंगे और उस एलिमेंट वो पॉइंट चार्ज के जैसा होना चाहिए और उस पॉइंट चार्ज के चलते इस पोजीशन पे फील्ड निकाल के, है ना, इंटीग्रेट करने का कोशिश करेंगे। ठीक, तो लेट अस सपोज ये वाले पॉइंट से y हाइट ऊपर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कट किया, इसका लेंथ कितना है dy। y हाइट ऊपर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कट किया, इसका लेंथ कितना है dy और इस पे चार्ज कितना है dq। चार्ज कितना है dq। तो dq चार्ज, क्योंकि चार्ज इस पे दिया नहीं है, इस पे क्या दिया है चार्ज डेंसिटी, तो dq इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो dq इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी होगा लैम्डा इनटू dy, है ना। लैम्डा हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो dy लेंथ पे कितना चार्ज होगा लैम्डा इनटू dy। इसको हमको कैसा कंसीडर करना है, इसको हमको कंसीडर करना है पॉइंट चार्ज। तो इस पॉइंट चार्ज के चलते इस पोजीशन पे फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ, कितना d कितने के बराबर होगा, तो kq अपॉन r स्क्वायर, तो k dq अपॉन r स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस r है, ये नहीं है कौन सा डिस्टेंस, इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ने वाला है। तो देखो ये है y, ये है r, तो ये दूरी कितना होगा रूट ओवर r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब कि सिंपली r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और d को क्या लिख सकते हैं हम लोग, k लैम्डा dy अपॉन r स्क्वायर प्लस। ठीक, अब देखो इसी तरह हम इस रॉड पे जितने भी एलिमेंट लेंगे सबके चलते यहाँ पे हमको फील्ड मिलेगा, लेकिन देखो जितने भी एलिमेंट होंगे ना सबके चलते इस पोजीशन पे जो फील्ड होगा वो अलग अलग डायरेक्शन में, है ना। तो इसका मतलब क्या है, सारे एलिमेंट का फील्ड हम निकाल के इंटीग्रेट तो नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हर फील्ड का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग जगह है, अलग अलग डायरेक्शन है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्व करने के लिए लेट अस सपोज कि ये जो लाइन है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल बना रहा है, ठीक, तो इस हॉरिजॉन्टल को अगर एक्सटेंड करें तो ये भी एंगल कितना होगा, ठीक है। तो इस डी का दो कंपोनेंट होगा, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस। तो डी एक्स कितने के बराबर होगा, डी कॉस थीटा, और डी वाई कितने के बराबर होगा, डी साइन थीटा। कोई दिक्कत, तो ये चीज देखना, इस रॉड पे जितने भी एलिमेंट लोगे ना सबका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक। अब एक और बात समझिएगा, ये जो रॉड है ना जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अबाउट ये रॉड सिमेट्रिकल तो नहीं है, तो सिमेट्रिकल ना होने के चलते वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा ना वो कैंसिल आउट नहीं होगा, वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो कैंसिल आउट नहीं होगा। इसका मतलब हमको इस रॉड के चलते हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी निकालना होगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को भी इंटीग्रेट करना होगा और वर्टिकल कंपोनेंट को भी इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है, समझ में आया बात। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लिख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा dx बराबर k लैम्डा dy अपॉन r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। सिमिलरली वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, k लैम्डा dy अपॉन r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर साइन। अब हम हॉरिजॉन्टल को इंटीग्रेट करेंगे और वर्टिकल को भी इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन एक बात देखो, इंटीग्रेट करने से पहले ना फंक्शन को थोड़ा सा ध्यान देना। फंक्शन में हम लोग उसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल, दो वेरिएबल का फंक्शन इंटीग्रेट हम लोगों से नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, क्या इस फंक्शन में एक वेरिएबल है, नहीं, इस फंक्शन में दो वेरिएबल। कौन, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे रॉड के लिए ये y भी चेंज करेगा, ठीक, और पूरे रॉड के लिए हर एलिमेंट के लिए ये थीटा भी चेंज करेगा। तो मेरे पास दो वेरिएबल है, एक y और एक थीटा। तो हमको क्या करना होगा, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल में लिखना होगा। तो किस वेरिएबल को एलिमिनेट करके किस में लिखिए,
तो देखो यहाँ पे जो डाटा दिया है ना वो एंगल के टर्म में दिया है, मतलब ये वाला एंड θ2 बना रहा है, ये वाला एंड θ1 बना रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, हम y को रिप्लेस कर देंगे किसके टर्म में, थीटा के टर्म में। ठीक है, तो करते हैं। देखो अगर हम आए तो ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस y है, ये डिस्टेंस r है। तो इस पूरे चीजों में ये दोनों वेरिएबल है और ये हमारे लिए नोन है, हमको इसको इसके टर्म में लिखना है। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर y अपॉन r, लिख सकते हैं। तो y अपॉन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, r tan हो जाएगा। इस ट्रायंगल को देख लो, इस ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं y बराबर r tan थीटा। तो जहां जहां y दिख रहा है वहां पे हमको क्या लिख देना होगा, r tan थीटा। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक और है, अगर हम y को रिप्लेस कर रहे हैं तो हमको ये dy भी रिप्लेस करना होगा। तो dy कैसे मिलेगा, तो dy निकालने के लिए पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे किसके टर्म में, थीटा के टर्म में। क्या हो जाएगा, r sec स्क्वायर थीटा। तो dy का वैल्यू कितना आ जाएगा, r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। कोई दिक्कत, इस वैल्यू को हम वहां डाल देंगे, क्या मिलेगा, dx बराबर k लैम्डा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा cos थीटा अपॉन r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक, r स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो dx बराबर हो जाएगा k लैम्डा r sec स्क्वायर थीटा cos थीटा d थीटा अपॉन r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। ठीक, ये sec स्क्वायर थीटा कटा, एक r कटा, क्या आ जाएगा, k लैम्डा बाई r cos थीटा d थीटा। दिस इज योर dx। इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए अब हमको यहाँ पे लिमिट लगाना पड़ेगा। तो लिमिट देखो, लिमिट किसका लग रहा है, चेंज कौन कर रहा है, वैरी कौन कर रहा है, थीटा। तो लिमिट तुमको किसका लगाना होगा, थीटा। तो सबसे पहले एनालाइज करो थीटा एंगल क्या है। थीटा एंगल जो है वो ये एलिमेंट इस एक्सिस से बना रहा है, ठीक, और हमको ये एलिमेंट वैरी कराना है। तो हम उसके, तो अगर ये एलिमेंट वैरी कराएंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग थीटा भी वैरी करेगा। तो इस डायरेक्शन में थीटा कहाँ तक वैरी करेगा, θ2। इस डायरेक्शन में थीटा कहाँ तक वैरी करेगा, θ2 के बियॉन्ड तो जा नहीं सकता। फर्दर हमको इस डायरेक्शन में भी मूव करना पड़ेगा, कितने दूर तक, θ1। तो θ1 मूव करने के लिए हमको अपोजिट सेंस में, मैंने थीटा को कैसे लिया, मैंने थीटा को ऐसे लिया, लेकिन इस एंड को यहाँ से लेके यहाँ तक के एलिमेंट को कंसीडर करने के लिए हमको थीटा किधर लेना पड़ रहा है, इधर, मतलब अपोजिट सेंस में। तो इधर हमको जाना पड़ रहा है θ1 तक और इधर हमको जाना पड़ रहा है θ2 तक। इधर अपोजिट सेंस में जाना पड़ रहा है, तो ये वाला लिमिट होगा माइनस θ1 और ये वाला लिमिट होगा प्लस थीटा। तो लिमिट क्या लिखोगे, माइनस θ1 से लेके θ2, क्या आ जाएगा, k लैम्डा बाई r cos थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, कहाँ से कहाँ तक, माइनस θ1 से लेके θ2। एक k लैम्डा बाई r sin θ2 माइनस sin माइनस θ1। ठीक है, तो साइन ऑफ माइनस θ1 क्या होता है, माइनस साइन θ1। तो ये आ जाएगा k लैम्डा बाई r sin θ2 प्लस sin थीटा। सिमिलरली इस पूरे को भी सॉल्व करेंगे, y के जगह r tan थीटा पुट करेंगे, dy के जगह r sec स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। तो dEy कितने के बराबर आ जाएगा, k लैम्डा बाई r, ठीक है, sin थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करना, ऊपर लिख दे रहे हैं मिटा के, dy बराबर k लैम्डा बाई r sin थीटा d थीटा
इंटीग्रेट माइनस थीटा वन से लेके थीटा टू, कितना आ गया? के लैम्डा बाई आर विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉस माइनस कॉस थीटा, कहाँ से लाते हैं? माइनस थीटा वन से लेके थीटा टू। इससे हमको क्या मिल जाएगा? के लैम्डा बाई आर, लिमिट पलट देंगे, कॉस माइनस थीटा वन माइनस कॉस थीटा, दिस विल गिव यू के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा। और इसका रिजल्ट क्या आया? ये हो गया, ये हो गया ई वन और ये हो गया ई एक्स। ई एक्स कितना हो गया? के लैम्डा बाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। ठीक, के को हम लोग 1/4 एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली ई वाई जो आया वो क्या आ गया? के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, और क्या बन जाएगा? लैम्डा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आर कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा, दोनों कॉम्पोनेंट मिल गए, ई एक्स भी मिल गया, ई वाई भी मिल गया। अब थोड़ा सा चीजों को समझिएगा, ये रिजल्ट याद रखना है, या तो इस फॉर्म में याद रखो या तो इस फॉर्म में याद रखो, या तो दोनों ही, एक याद रहेंगे तो दोनों ही याद हो जाएंगे। ई एक्स भी मिल गया, ई वाई भी मिल गया। मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं, ध्यान देना। रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट कभी भी तुमको परेशानी नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। ये वाला रिजल्ट थोड़ा सा तुमको लॉजिक के साथ काम करना होगा, तभी इसके डायरेक्शन को तुम अचीव कर पाओगे। जैसे ये रॉड था मेरा, ठीक, हम अभी बात कर रहे हैं कि इस रॉड पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक, हमको इस पोजीशन पे फील्ड निकालना है। ये वाला एंड कितना एंगल बना रहा है? थीटा टू। ये वाला एंड कितना एंगल बना रहा है? थीटा वन। तो याद रखना, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो हमेशा याद रखना नेट फील्ड जो होगा ना इस चार्ज सिस्टम से हमेशा अवे रहेगा। तो ई एक्स जो होगा अवे का मतलब इधर। अब ई वाई ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ई एक्स पॉजिटिव चार्ज के लिए डेफिनेट है कि ई एक्स जो होगा वो इधर होगा, ठीक है, लेकिन ई वाई जो है वो ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो आप फॉर्मूला देखो, के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ठीक है, थीटा वन कौन सा है? एंगल हुआ। थीटा वन जो लोअर एंड यहाँ पे एंगल बना रहा होगा वो हुआ थीटा। थीटा टू कौन सा एंगल हुआ? थीटा एंड जो अपर एंड जो यहाँ पे एंगल बना रहा हो, ये मेरा कन्वेंशन है। थीटा वन थीटा टू आपके लिए दूसरा भी हो सकता है, लेकिन हम जो बता रहे हैं थीटा वन और थीटा टू, मेरे हिसाब से थीटा वन जो होगा वो ये लोअर एंड यहाँ पे जो एंगल बनाएगा वही होगा थीटा वन, और जो अपर एंड यहाँ पे एंगल बनाएगा वो थीटा टू। तो ई वाई जो हमारे लिए होगा वो होगा ऊपर, मान लीजिए कितना? के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। तुमको इसी फॉर्मूला में याद रखना है, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा, और डायरेक्शन ऊपर। अब समझना बात को, अभी डायरेक्शन ऊपर और नीचे का मतलब समझ में आएगा। अगर थीटा टू बड़ा है थीटा वन से, मतलब यहां से ऊपर वाला साइड लंबा होगा इसके कंपैरिजन, है ना, मतलब ये रीजन डोमिनेट है। ठीक, अगर थीटा टू एंगल थीटा वन से बड़ा हुआ, बात तो समझिएगा, अगर थीटा टू एंगल, ठीक है, थीटा टू एंगल इससे अगर बड़ा हो गया, किससे? थीटा वन से, तब क्या होगा कि ये रीजन यहां से यहां तक का डोमिनेट होगा। तो उस केस में ना, अगर ऊपर रीजन डोमिनेट कर गया तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो डाउनवर्ड होगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि इससे ऊपर जितने भी एलिमेंट होंगे ना उसके चलते वर्टिकल कंपोनेंट नीचे होगा, और इससे नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे ना उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगा। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट किधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है। समझ गए? हम क्या बोल रहे हैं, इस पॉइंट से ऊपर जितने भी एलिमेंट तुमने कंसीडर किए थे ना उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगा। वर्टिकल कंपोनेंट का बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल तो इधर होगा, वो डेफिनेट हो गया। वर्टिकल कंपोनेंट का बात कर रहे हैं, इस पॉइंट से ऊपर जितने भी एलिमेंट लोगे सबके लिए वर्टिकल कंपोनेंट नीचे होगा, ठीक। और इस पॉइंट से नीचे जितने भी कंपोनेंट लोगे सबके लिए, एलिमेंट लोगे सबके लिए वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर होगा। अब क्योंकि θ2 बड़ा है θ1 से, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इस रीजन में ज्यादा होंगे, मतलब नेट फील्ड कहाँ होगा, नीचे। समझ में आया? नेट फील्ड कहाँ होगा, नीचे, ठीक है। नेक्स्ट, जब तो नेट वर्टिकल कंपोनेंट इज डाउनवर्ड, ठीक। और जब θ1 बड़ा हुआ θ2, मतलब ये वाला एंगल अगर बड़ा हुआ इससे, तो इससे नीचे जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ना वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू इससे ऊपर, ठीक। और नीचे वाले के चलते वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ होता है, ऊपर, और ऊपर वाले के चलते वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ होगा, नीचे। जब θ1 बड़ा हुआ θ2 से, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसके ज्यादा होंगे इसके कंपैरिजन में, नीचे वाले रॉड पार्ट का नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होगा, मतलब नेट फिट कहाँ हो जाएगा, ऊपर। मतलब नेट वर्टिकल कंपोनेंट इज ध्यान देना, मैंने जब इस टॉपिक को शुरू किया था ना तो मैंने एलिमेंट जो लिया था वो ऊपर एक पे लिया, यहाँ लिया था एलिमेंट, लिया था ना। तो इस एलिमेंट के चलते इसके दो कंपोनेंट आए थे, EX इधर और EY नीचे। अगर मैं नीचे एलिमेंट लेता ना, EX इधर आता, EY कहाँ आता। तो अब वर्टिकल कंपोनेंट में ना कुछ पार्ट नीचे है कुछ पार्ट ऊपर है, तो जो डोमिनेट करेगा उसके चलते डायरेक्शन निर्धारित होगा। तो डोमिनेट ये किया तो नेट नीचे, डोमिनेट ये किया तो नेट ऊपर, ठीक। तो तुमको कैसे सोचना है ना, इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है, के लैम्डा बाई आर cos θ1 माइनस cos θ2 ही रखो तुम याद फॉर्मूला, ठीक है। इसमें ट्विस्ट नहीं करना, आंसर पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, बात को ध्यान देना। आंसर पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, तुमको उसका मॉड ले लेना है आंसर का। और डायरेक्शन तुमको ऐसे देख लेना है, कौन सा एंगल बड़ा है। जो एंगल बड़ा होगा वो रीजन डोमिनेटेड होगा, मतलब कि नीचे फील्ड हो। अगर ये बड़ा हुआ तो नीचे फील्ड, ये बड़ा हुआ तो ऊपर। तुमको इसका मैग्नीट्यूड ही निकालना है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये 60 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री हो गया, ठीक। के लैम्डा बाई आर cos 30 माइनस cos 60, ठीक। √3/2 माइनस 1/2, ये तो पॉजिटिव ही वैल्यू आया, लेकिन फील्ड कहाँ होगा, नीचे। यही चीज अगर मैं ये कर दूं 60 डिग्री, तो क्या कर लेंगे, cos, ध्यान देना, cos 60 माइनस cos 30, cos 60 माइनस cos 30। समझ में आया बात? कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी नहीं। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस √3/2, देखने में नेगेटिव है, एक्सचेंज कर दो, √3/2 माइनस 1/2 ही रहो, है ना। कौन एंगल बढ़ाइए तो नेट फील्ड कहाँ होगा, ऊपर, याद रखिएगा, ठीक। यही चीज अगर ये नेगेटिव चार्ज हो जाए तो माइनस, ये नेगेटिव चार्ज हो जाए EX कहाँ आएगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज हो जाए EX इधर हो जाएगा, अट्रैक्टिव, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज। ठीक, तुम इस फॉर्मूला को ना ये लिखो, या ये लिखो, डजंट मैटर, डायरेक्शन मैंने जैसे बताया वैसे ही डिसाइड करो, ठीक है ना। और आंसर हमेशा पॉजिटिव रखो, जिसको भी माइनस जिससे करो, आंसर हमेशा पॉजिटिव रखो। डायरेक्शन कैसे निर्धारित करो, डायरेक्शन निर्धारित करो मेरा लॉजिक से, वो पॉजिटिव चार्ज के लिए। नेगेटिव चार्ज के लिए EX किधर होगा, इधर, EY या तो ऊपर या तो नीचे। अब देखो
नेगेटिव चार्ज में सारा चीज उल्टा होता है। अगर थीटा 2 बड़ा हो गया थीटा 1 से तो नेट वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो अपवर्ड हो जाएगा, अट्रैक्टिव है, और ये डाउनवर्ड। देखो सिंपल लॉजिक है, क्या है ना कि अगर पॉजिटिव चार्ज होता है ना तो फील्ड होता है रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब अपने से अवे फेंकने वाला, अपने से दूर करने वाला, ठीक है। और अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो फील्ड होता है अट्रैक्टिव, ठीक, अपने तरफ उसको डोमिनेट कराने, खींचने वाला। तो सिंपल सा याद रखो, जब तुम वर्टिकल कंपोनेंट डिसाइड कर रहे हो ना, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जो रीजन डोमिनेटिंग होगा उससे अवे फील्ड होगा। तो अगर ये डोमिनेटिंग है तो अवे फील्ड नेट फील्ड इधर होगा, और अगर ये डोमिनेटिंग है तो नेट फील्ड इधर होगा। लेकिन नेगेटिव चार्ज अगर आ गया, नेगेटिव चार्ज अगर इस पे आ गया, तो अगर ये डोमिनेटिंग है ना तो फील्ड ऊपर होगा, वर्टिकल कंपोनेंट, और अगर ये डोमिनेटिंग है तो फील्ड नीचे होगा। समझ में आया? अपने तरफ। और ये कंपोनेंट तो हमेशा इधर ही रहेगा, ये कंपोनेंट तो हमेशा इधर ही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। When थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा, तो px कितना हो जाएगा, k लैम्डा बाई आर साइन थीटा प्लस साइन थीटा, कितना हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा। और लिख सकते हो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा, जब दोनों एंगल बराबर हो जाए। और py क्या हो जाएगा, py 0। क्यों? क्योंकि जब थीटा 1 बराबर थीटा 2 हो गया तो दोनों रीजन तो डोमिनेटिंग हो गया, सेम डोमिनेंस का हो गया, मतलब नेट फील्ड क्या हो जाएगा 0। देखो cos थीटा माइनस cos थीटा 0, ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज के चलते इधर, नेगेटिव चार्ज के चलते इधर, ठीक है, कोई इशू। अब आओ, अगर मेरा रॉड इनफाइनाइट और इनफाइनाइट लाइन चार्ज, मान लो ये लाइन है, ये आर है, ये वाला एंड भी जो है वो इंफिनिटी पे है, और ये वाला भी एंड जो है वो इंफिनिटी पे। तब यहां से इस लाइन से आर डिस्टेंस की दूरी पे इस पोजीशन पे फील्ड क्या होगा, जब ये भी इंफिनिटी होगा ये भी इंफिनिटी होगा ना, तो ये भी एंगल क्या होगा 90 डिग्री, और ये भी एंगल क्या होगा 90 डिग्री। मतलब थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर होगा पाई बाई 2, ठीक। तो इससे तुमको ये क्या मिल जाएगा 2k लैम्डा बाई आर साइन 90 डिग्री। दिस विल गिव यू सिंपली 2k लैम्डा बाई आर और लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर 90 डिग्री। इनफाइनाइट का क्या कॉन्सेप्ट है? मान लिया मैंने बोला कि कोई रॉड जो है वो इनफाइनाइट है, तो बेसिकली फिजिक्स में ना इनफाइनाइट जो टर्म होता है वो रिलेटिव होता है। मैं इस रॉड को भी कंसीडर कर सकता हूँ इनफाइनाइट। कैसे? मान लो ये रॉड जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसका चार्ज डेंसिटी कितना है लैम्डा। अब हम अगर इसके एकदम नियर रीजन में फील्ड निकालने को इंटरेस्टेड है, एकदम नियर रीजन, ठीक, तो ये एंड में यहाँ पे कितना एंगल बना रहा होगा 90 डिग्री, और ये एंड में यहाँ पे कितना एंगल बना रहा होगा 90 डिग्री। मतलब इस पॉइंट के लिए, एकदम नियर रीजन के पॉइंट के लिए ये कैसा बिहेव करने लगा इंफिनिटी। तो फील्ड क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इधर की तरफ ई लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और अगर नीचे नेगेटिव चार्ज होगा तो अंदर के तरफ लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मान लो यही ये मेरे लिए इनफाइनाइट ही है, लेकिन इसका जो ये एंड है ना ये हमको पता है, ठीक, और हम इस एंड से r डिस्टेंस की दूरी पे इस पॉइंट, एकदम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं।
तो ये एंड के एकदम पैरेलल है ये पॉइंट, तो ये एंड यहाँ पे कितना एंगल बना रहा होगा 0 डिग्री, ठीक। लेकिन ये एंड यहाँ पे कितना एंगल बना रहा होगा, तो ये एंड बना रहा होगा 90 डिग्री। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट मतलब ये ऐसा, ये इंफिनिटी पे और ये यहाँ। इस केस में इस पॉइंट के अबाउट ये रॉड सिमेट्रिकल तो नहीं है, लेकिन इसका चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो एक कंपोनेंट होगा EX इधर और एक कंपोनेंट होगा इधर EY, ठीक है। सिमेट्रिकल नहीं है, इनफाइनाइट के लिए तो दोनों तरफ सिमेट्रिकल था, लेकिन सेमी इनफाइनाइट में ये वाला सिमेट्रिकल नहीं है, ये वाला सिमेट्रिकल है, ठीक। तो ध्यान देना, इस केस में जैसे मैंने बताया था, ये हो गया लोअर एंड। लोअर एंड यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है 0 डिग्री, मतलब θ1 है 0 और θ2 है 90 डिग्री, समझ गए। तो EX इधर होगा, EY डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा ना, तो EX कितना होगा, K लैम्डा बाई R साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। दिस विल गिव यू K लैम्डा बाई R और सिंपली लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, याद रखिएगा। EY क्या होगा, K लैम्डा बाई R cos 0 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री। तो cos 90 होता है 0 और cos 0 होता है 1, मतलब K लैम्डा बाई R, ठीक। या फिर लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किस डायरेक्शन में, नीचे। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव हम लोग को मैटर ही नहीं कर रहा है, ये तो मैग्नीट्यूड दिख रहे हैं। डायरेक्शन मैंने इसको इधर दिखाया, आई कैप, इसको माइनस दिखा। सिमिलरली अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो रिजल्ट जो होता ना वो यही होता, लेकिन EX इधर होता और EY इधर होता ना। अब देखो बात को समझना, EX और EY का मैग्नीट्यूड क्या है, इसका भी मैग्नीट्यूड E है और इसका भी मैग्नीट्यूड E है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। इधर भी EX है, इधर EY है, इधर EX है, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 45 डिग्री को 40 पॉजिटिव चार्ज के लिए इधर होता, ठीक है, नेगेटिव चार्ज के लिए इधर होगी अट्रैक्टिव 45 डिग्री पे, कितना √2 टाइम्स ऑफ E, मतलब √2 टाइम्स ऑफ K लैम्डा बाई R, मतलब √2 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कोई डाउट इसमें, कोई परेशानी? अगर ऐसा होता तो ये R डिस्टेंस है, यहां का मूल का ये है मेरे लिए इंफिनिटी, इस पोजीशन पे, ठीक। तो इस केस में ये बनाता π/2, θ1 बना गया π/2 और θ2 बना गया 0 डिग्री। इस केस में पॉजिटिव चार्ज है, नीचे का रीजन डोमिनेटिंग है, तो EX तो इधर होगा और EY तो इधर होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड उतना ही है, यही चीज रिजल्ट यही आएगा। तो E नेट जो होगा वो इधर होगा, √2 K लैम्डा बाई, ठीक है, ठीक। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो आज कॉन्सेप्ट सीखे हैं उस कॉन्सेप्ट पे कुछ हम लोग मिसलेनियस सवाल करेंगे, ठीक है। थैंक यू।